अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम रिव्यू क्वेश्चंस शुरू कर चुके हैं। इन रिव्यू क्वेश्चंस के ज़रिए अपने पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हम पहले दो क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने इस चैप्टर का थर्ड रिव्यू क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है और वो हमें कहाँ मिल सकता है बुक में, इसे अटैम्प्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे सामने है, हाउ कैन यू प्रूव the mechanical nature of sound by simple experiment। तो इस सवाल में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, आपको एक कुछ प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको साउंड की मैकेनिकल नेचर को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको इतना जहन में होना चाहिए कि मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड से क्या मुराद है। याद कीजिए कि मैकेनिकल वेव्स या मैकेनिकल नेचर ऑफ वेव से आपने क्या मुराद ली थी प्रीवियस चैप्टर में। आपने कहा था दोज वेव्स आर सेड टू बी मैकेनिकल। वो वेव्स मैकेनिकल होती हैं कि जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। सो दे रिक्वायर मीडियम। सो दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। अगर मीडियम अवेलेबल होगा तो ही वो प्रोपागेट करेंगी, तो ही वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगी। अगर मीडियम की अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स नहीं होगी तो वेव की प्रोपागेशन भी नहीं होगी। अब इस बात को हमने कैसे किया था स्टूडेंट्स? हमने कहा था कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक जार मौजूद है। ये ग्लास जार है, हर तरफ से सील्ड है, यानी कि इसमें ना तो अंदर की हवा बाहर आ सकती है, ना बाहर वाली हवा अंदर जा सकती है, सिर्फ इस वैक्यूम पंप की मदद से। अब वैक्यूम पंप की मदद से कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये वैक्यूम पंप इस हवा को सक आउट करेगा, यानी ये हवा को खींच के बाहर निकाल सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस पावर सप्लाई से करंट सप्लाई करते हुए इस बेल को रिंग करना शुरू करते हैं, बेल को बजाना शुरू करते हैं। अब बेल बजती है तो बेल के बजने से अंदर मौजूद एयर वाइब्रेट करती है और एयर के थ्रू साउंड बाहर ऑब्जर्वर तक आ जाती है। सो यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद होगा। सो ऑब्जर्वर इस साउंड को इजीली डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इस वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे, अंदर की हवा खिंचती चली जाएगी, अंदर वैक्यूम जनरेट होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा? एयर ख़त्म होती जा रही है, मीडियम ख़त्म होता जा रहा है। तो इस मीडियम के ख़त्म होने की वजह से जो बेल की रिंगिंग साउंड है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। और क्या होगा स्टूडेंट्स? जब मुकम्मल तौर पर इस जार में वैक्यूम जनरेट हो जाएगा तो आपको बेल की आवाज़ नहीं आएगी, हत्ता कि बेल बज रही होगी। तो अब यकीन कैसे करें कि बेल बज रही है? यकीन करने के लिए आप इस वैक्यूम पंप को रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने का मतलब है आप वापस हवा को दाखिल होने की इजाज़त देंगे। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हवा वापस इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से बेल जार में दाखिल होती जाएगी, ये साउंड दोबारा से बढ़ती चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस साउंड के बढ़ने से ये साबित हो जाएगा कि जब साउंड नहीं थी तो वैक्यूम था, एयर भी नहीं थी, मीडियम भी नहीं था, और जैसे ही मीडियम वापस आया साउंड भी आ गई। यानी कि साउंड एक ऐसी वेव है जो कि मीडियम रिक्वायर करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। तो ये तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ जो मैंने आपसे शेयर किया। अब ये बुक पर कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स? बुक पर यही पैराग्राफ लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। यानी कि बेल जार के अंदर एक बेल सस्पेंडेड है, लटक रही है, और इसके साथ पावर सप्लाई भी कनेक्टेड है बाय सेटिंग ऑन।
बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग, वी कैन हेयर द साउंड्स ऑफ द बेल, हमें बेल की आवाज सुनाई देगी बेल ऑन करने पर। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट द एयर, अब हवा बाहर निकालते जाएं फ्रॉम द जार बाय द मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप, आप वैक्यूम पंप की मदद से हवा को बाहर खींचना शुरू करें। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल, स्टूडेंट्स फीबल कहते हैं कमज़ोर को, जैसे ही आप इस जार से हवा सक करके बाहर निकालना शुरू होंगे, इस बेल की आवाज़ मध्यम होती चली जाएगी, फीबल होती चली जाएगी, एंड इवेंचुअली डाइज आउट, और आखिर में ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। Although the bell is still ringing, हत्ता के बेल अभी भी बज रही है। When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again. वही बात जो मैंने बताई थी कि अगर आप यहाँ से दोबारा हवा को दाखिल होने दें तो हवा के अंदर दाखिल होते साथ ही आपको बेल दोबारा सुनाई देना शुरू हो जाएगी। From this activity की जगह आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। सो ये जो वर्ड आपको एक्टिविटी लिखा दिखाई दे रहा है, जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का वर्ड लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं दैट द साउंड वेव्स ओनली ट्रेवल और प्रोपागेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। What do you understand by the longitudinal waves? तो इस क्वेश्चन में हमें पहले longitudinal waves का तारुफ करवाना है। Describe the longitudinal nature of sound, फिर आपको ये भी बताना है कि साउंड भी longitudinal होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आप यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है longitudinal nature of wave, कि जनरली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशंस पहले मैं काफ़ी दफ़ा लिखवा चुका हूँ आपको। तो अब इससे एक आगे चलते हैं। हमने इसकी एग्जांपल में कहा था कि अगर हमारे पास एक स्लिंकी मौजूद हो, इस लॉन्ग स्लिंकी को अगर एक तरफ से फिक्स कर दिया जाए, अब फिक्स करने के बाद इसे लेफ़्ट और राइट ज़ोर से झटका जाए, तो झटकने पर स्टूडेंट्स क्या होगा? इस स्लिंकी में कुछ ऐसे रीजन्स पर प्रोड्यूस हो जाएंगे जहाँ पर पार्टिकल्स या स्लिंकी के रिंग्स के दरमियान स्पेस कम है, और कुछ ऐसे रीजन्स जनरेट होंगे जहाँ पे स्लिंकी खुला मौजूद है, यानी रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस जनरेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो वेव जनरेट हो रही है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की है, यानी कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव प्रोपागेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है। सो ये तारुफ होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। अब बात करते हैं साउंड की। तो स्टूडेंट्स, साउंड की बात करने के लिए ये एग्जांपल हम ड्यूरिंग चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो ट्यूनिंग फॉर्क कैन प्रोड्यूस साउंड। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, राइट बिफोर वाइब्रेशन आप देख सकते हैं इसकी प्रॉन्ग्स रेस्ट पर हैं, और जब प्रॉन्ग्स रेस्ट पर हैं तो इसकी राइट साइड पर तमाम मॉलिक्यूल्स या लेयर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्म पड़ी हुई हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी है, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल किसी डिस्टर्बेंस के बगैर पड़ी हुई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर अचानक मैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबर हैमर से स्ट्राइक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क अब अपनी असल जगह से वाइब्रेट करके आगे चला गया, और इसके आगे जाने की वजह से इसने हवा के मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ प्रेस किया। तो यहाँ पर एक कंप्रेशन जनरेट हो गया। स्टूडेंट, COMP इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ पर एक कंप्रेशन जनरेट हो चुका है, और वो कंप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। ये देखें, वो कंप्रेशन आगे ट्रांसफ़र हो चुका है।
और जब वो कंप्रेशन आगे ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट्स, उतनी देर में ये ट्यूनिंग फॉर्क वापस आ चुका था, बल्कि वापस आने की बजाय ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके पिछली एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुका है। अब ये असल से भी पीछे जा चुका है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में यहाँ पर एक ऐसा रीजन जनरेट होगा जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे रेयरफैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस है और वेव की प्रोपगेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस है। सो वेव भी आगे की तरफ बढ़ रही है और पार्टिकल्स भी उसी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ये साबित करता है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो स्टूडेंट्स इस बात को किताब में लिखा कैसे हुआ है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सो बुक सेज propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by vibrating a tuning fork as shown। अगर आप किताब में दिए गए इस पैराग्राफ को देखें तो ये वाली लाइन हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर इसको रिमूव कर देते हैं। आपने इसको पेपर में नहीं लिखना, आपने पेपर में लिखना शुरू करना है। बिफोर द वाइब्रेशन से शुरू करेंगे, बेटर है कि आप द वाइब्रेशन से शुरू करें। द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, द density of the air molecules on the right side is uniform when the right prong of the tuning fork moves from the mean position to O to B। जब वाइब्रेशन शुरू नहीं हुई थी उससे पहले हमने देखा कि तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन जैसे ही इस ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन शुरू हुई, ट्यूनिंग फॉर्क O से B की तरफ गया तो क्या होगा, इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर on the adjacent layers of molecules and produces a compression। adjacent कहते हैं साथ वाले, वो साथ वाले molecules पर एक force लगाएगा और वहां पर एक compression generate हो जाएगा। this compressed layer in turn compress the layer next to it and so on। यानी कि ये compression आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाएगा। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि ये आगे ट्रांसफर हुआ और ये देखें ये ट्रांसफर होके इस तरफ आ चुका है, ये आ चुका है, ये पहले यहाँ पर था, ट्रांसफर होकर अब आगे आ चुका है। द मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद, द मोमेंट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। द प्रॉन्ग बिगिंस टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड्स, नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीजेस एंड द रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है। द रेयरफैक्शन इज ट्रांसफर टू द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इसी तरह से रेयरफैक्शन भी आगे चलती चली जाएगी। एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, द सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर क्रिएटेड इन द एयर। सो स्टूडेंट्स ये चंद लाइन लिखने के बाद आप कह देंगे दिस विल प्रूव द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ भी आया होगा और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें लिखना क्या है, ये भी आपने समझ लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा अगला सवाल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, आवाज वेव की एक किस्म है। अब ये हमें पता तो है, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों साउंड एक वेव है, क्या आप साबित कर सकते हैं? क्या अगर आपसे जिरा यानी आर्ग्यूमेंट किया जाए तो आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कि वाकई साउंड एक वेव है या नहीं? यही कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। लिस्ट एटलीस्ट 3 रीजंस, आप कम से कम 3 ऐसे सॉलिड रीजन या वजूहात दें कि वाकईतन आप साबित कर सकें कि साउंड इज अ वेव। तो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी नो साउंड इज वेव, बट हम साबित कैसे करें कि साउंड एक वेव है? चलिए साबित करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम जानते हैं स्टूडेंट्स। वेव 3 खसूसियात की हामिल है। वेव कैन डू रिफ्लेक्शन, वेव रिफ्लेक्शन कर सकती है।
वेव कैन डू रिफ्रैक्शन, तो वेव्स रिफ्रैक्शन भी कर सकती हैं, एंड वेव्स कैन ऑल्सो डू डायफ्रैक्शन। तो वेव्स की खसूसियात में 3 मेजर खसूसियात शामिल हैं। वेव्स कैन डू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर ये साउंड तीनों चीजें करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे साउंड भी एक वेव है। स्टूडेंट्स, चलिए पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की जानिब। क्या साउंड रिफ्लेक्ट करती है? जी बिल्कुल, साउंड रिफ्लेक्ट करती है। और साउंड के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इको, यानी गूंज। ये रही साउंड वेव। ये साउंड वेव्स एक खास मीडियम में यानी एयर में ट्रेवल करती हुई आई, दूसरे मीडियम पर हिट की, हिट कर कर वापस पहले मीडियम में चली गई। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस केस में ये हमारी इंसिडेंट रे है। सो लेट्स राइट इट हियर, ये इंसिडेंट रे है। और स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जा रही है, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर साउंड इंसिडेंट भी हुई, टकरा कर वापस भी चली गई, यानी रिफ्लेक्ट भी हुई। तो पहली बात डन, रिफ्लेक्शन इज देयर, रिफ्लेक्शन हो रही है। तो चलिए चेकलिस्ट में इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि वेव्स में साउंड ने रिफ्लेक्शन कर दी, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट, पहला रीजन हम दे चुके हैं कि साउंड कैन डू रिफ्लेक्शन। आगे चलिए, अगली बात है क्या साउंड रिफ्रैक्शन कर सकती है, यानी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये आपके घर की वॉल हो सकती है। आप जानते हैं कि अगर गाड़ी गुजर जाए या कोई ट्रैफिक मौजूद हो, उस ट्रैफिक की नॉइज इस वॉल को क्रॉस करते हुए आपके घर के अंदर या आपके रूम में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक मीडियम था, इस दूसरे मीडियम में से साउंड प्रोपागेट करके या पास थ्रू होकर आपके रूम में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर साउंड ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी साबित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यस, साउंड्स कैन डू रिफ्रैक्शन। तो यहां पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन का। साउंड्स कैन डू रिफ्रैक्शन। तो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट भी आ चुका है। जैसे कि वेव्स की 3 प्रॉपर्टीज थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। इनमें से 2 प्रॉपर्टीज तो वेव्स कर चुकी हैं। वेव्स रिफ्लेक्शन भी कर चुकी हैं और वेव्स रिफ्रैक्शन भी कर चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अब जानना ये है कि क्या वेव्स डायफ्रैक्शन कर सकती हैं। याद कीजिए, डायफ्रैक्शन किसे कहते हैं? द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारी वेव आई, छोटी सी स्लिट थी, इसमें से पास करने के बाद आप देख सकते हैं वेव बेंड हो चुकी है। सो यहां पर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना भी हो रहा है। आपको स्टूडेंट्स मैंने एक और एग्जांपल भी दी थी डायफ्रैक्शन के हवाले से। मैंने कहा कि अगर आप ये रूम में खड़े हैं और सामने एक स्पीकर रखा हो जहां पर आपका मनपसंद म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा हो और आप उसे सुन सकते हो, यानी आवाज उस स्पीकर से लेकर आप तक आ रही हो। अचानक अगर आप उस स्पीकर और अपने दरमियान एक बड़ा सा हर्डल, ऑब्स्टेकल हाइल कर दें, तो क्या आवाज आनी बंद हो जाएगी? स्टूडेंट्स, जवाब है नहीं, आपको आवाज फिर भी आएगी। क्यों आवाज आएगी? क्योंकि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन के फिनोमेना के मुताबिक अब जो साउंड इन एजेस, इन किनारों को टकराएगी, वो इन किनारों से बेंड होकर आप तक आएगी, डायफ्रैक्ट होते हुए आप तक आएगी। सो स्टूडेंट्स, तीसरा आर्गुमेंट जो हमने डायफ्रैक्शन का कहा था वो भी दुरुस्त साबित हो गया, यानी कि वेव्स डायफ्रैक्ट करती हैं तो साउंड भी डायफ्रैक्ट कर रही है। तो क्योंकि तीनों चीजें साउंड की प्रॉपर्टीज में शामिल हैं, साउंड तीनों फिनोमेनास, तीनों अवामिल
कर सकती है, तो लिहाजा साउंड भी एक वेव है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये आर्ग्यूमेंट जीत गए और हमने साबित कर दिया है कि साउंड वेव है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इन तीनों क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व किया और ये भी देखा कि इसको अगर अटेम्प्ट करना है तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ हमारे पास बुक में कहाँ पर अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को नोट भी किए, समझा भी है और इन्हें साथ साथ लर्न भी करते चले जा रहे हैं, बिकॉज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद फर्दर डिस्कशन ऑफ द रिव्यू क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।